हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बेटा? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। ओके बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? वी टॉक्ड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। सब लोगों को मज़े में सब समझ में आया होगा यार, राइट? सब बढ़िया लग रहा होगा बिकॉज वो वाले जो हमने थे ना, वो हमने इतने मतलब 2 घंटे में हमने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया था। तो मुझे भी बहुत मज़ा आया था यार कि 2 आवर्स में हमारा पूरा प्रिपरेशन खत्म है, अल्काइल हैलाइड का भी, अराइल हैलाइड का भी, एंड विद मैकेनिज्म। तो क्या बढ़िया चीज़ की थी यार हमने। वेरी गुड, कुडोज टू यू एंड कुडोज टू मी। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और हमारा पहला जो हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग अलग से दोनों का। ये जो पहला टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, वो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला टॉपिक में टाइम लगेगा, अराइल हैलाइड वाले में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शंस निपटाएं जल्दी से, फिर अल्काइल हैलाइड की निपटा के अराइल हैलाइड में चलते हैं। ये ना ऐसे हो जाता है, वो क्या होता है, वो फंबलिंग हो जाती है अल्काइल अराइल बोलते हुए, टंग ट्विस्टर टाइप का लगने लगता है कई बार। चलो ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड पहले बेटा करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे आ जाती हैं वो आ जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैम ये तो हमने ऑलरेडी कर रही है, फिर क्यों बता रहे हो? ऑलरेडी कर रखा है हमने ये। ठीक है, ये SN1 SN2 ये अपना, ये कुछ नया नहीं है, वही चीज़ है, ये ऑलरेडी हमारी हो रखी है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। सो दिस इज SN1 SN2 ओनली। मतलब बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, हम एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, वी टेक अ न्यूक्लियोफाइल, और इस न्यूक्लियोफाइल में हम डालते हैं अल्काइल हैलाइड, इसमें हम डालते हैं अल्काइल हैलाइड, और ये न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? R न्यूक्लियोफाइल बनाता है। ठीक है, और साथ में क्या बनाता है बेटा? X माइनस बनाता है। ठीक है, तो ये वाला जो मैकेनिज्म है इसका, वो या तो SN1 से हो सकता है या SN2 से हो सकता है, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। SN1 और SN2 इसमें से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो। ठीक है, SN1 और SN2 दोनों हो सकता है। आपको पता है कि वो SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है, वो मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करता है कि भाई हमारा सॉल्वेंट कौन सा है, हमने न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग यूज़ किया है, वीक यूज़ किया है, हमारा नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड कौन सा है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, कम है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कम है, उन सब चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें हमने ना एक चीज़ नहीं की थी जो आज हम करने वाले हैं, कि अगर मेरे पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? कि जिसपे 2 डोनर साइट होती है, अलग अलग डोनर साइट होती है, तो वो वाला कौन सा केस होता है? सो इन केस ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसके बारे में हमें थोड़ा सा भी पढ़ना है। सो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ये वाली चीज़ हमने पहले नहीं की थी, और ये जो है हमारे NCERT में मेंशन है। इनफैक्ट NCERT में इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो ये हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का क्या केस होता है? यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि भाई मेरे पास सबसे पहले तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? सो द न्यूक्लियोफाइल्स विच आर हैविंग 2 different donor sites, the nucleophile that are having 2 different donor site, nucleophiles having, या फिर लिख सकते हैं nucleophiles with 2 different donor sites, 2 different डोनर साइट्स, कि यहाँ पे डोनर साइट्स जो है हमारी अलग अलग होती हैं। मैम इसका क्या मतलब होता है? डोनर साइट्स का क्या मतलब होता है? तो डोनर साइट्स का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरा एक न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड CN माइनस आयन, और दूसरा मेरा न्यूक्लियोफाइल है NO2 माइनस आयन, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स है इनमें 2 डिफरेंट डोनर साइट्स है। यहाँ पे कार्बन एक और डिफरेंट डोनर साइट्स है, नाइट्रोजन डिफरेंट डोनर साइट है। यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। बेसिकली ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन से भी कर सकता है, ये भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से कर सकता है। तो अगर मैं साइनाइड की बात करूँ तो साइनाइड में हमारा स्ट्रक्चर कैसे रहता है? देखिए, जैसे ये CN माइनस आयन है, तो CN माइनस आयन का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? कार्बन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए। नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैंने
नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब दोनों के बीच में बॉन्ड्स कैसे बनेंगे, देखिए इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी दोनों के बीच में। तो ये देखिए, ये डिफरेंट पेन से दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो है एक बॉन्ड बन गया और ये जो है हमारा दूसरा बॉन्ड बन गया। अब ये हमारे दो बॉन्ड तो बन गए, बट ये दो बॉन्ड बनने से क्या इनको ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? कार्बन के पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं अभी, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं है, दोनों में से किसी को ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज दिस इज Cn माइनस। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है नेगेटिव चार्ज की वजह से, और ये वाला जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है, ये जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन से करता है बॉन्डिंग। ये कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों आया है? बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो? जो एक्स्ट्रा कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आया है वो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था उससे कर देता है बॉन्डिंग, और हमारे पास आ जाता है Cn माइनस आयन। देखो कार्बन के पास पहले की सिचुएशन बताती हूँ। पहले की सिचुएशन ये थी, ठीक है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस। इन्होंने इस तरीके से बॉन्डिंग किया, बट ये बॉन्डिंग अच्छा हो नहीं पाया। क्यों अच्छा बॉन्डिंग नहीं हो पाया? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। तो हमने क्या किया? कार्बन के ऊपर एक लगा दिया नेगेटिव चार्ज। तो जो हमने कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, और वहां पे नाइट्रोजन पे भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है ही। नाइट्रोजन के पास वो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ही, ठीक है बेटा। तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएंगे? कार्बन के पास एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है और नाइट्रोजन के पास जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, वो दोनों भी एक दूसरे से क्या कर जाएंगे बेटा? बॉन्डिंग कर जाएंगे। अरे क्या ही हो रहा है भाई, टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाना काफी मुश्किल काम है ना। पढ़ना तो इजी है बट पढ़ाना मुश्किल है। तो ये हमारा हो गया बेटा साइनाइड, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे सबके पास कंप्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे हो गया बेटा कंप्लीट ऑक्टेट, और कंप्लीट ऑक्टेट हो गया है इसलिए अब ये हो गया स्टेबल। लेकिन ये जो है डोनेट कहीं से भी कर सकता है, यानी कि अगर साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल की तरीके से एक्ट कर रहा है तो ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बोथ साइड से इलेक्ट्रॉन जो है ये आराम से क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं NO2 पे। NO2 हमारा स्ट्रक्चर कैसे रहता है? NO2 का हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। अब देखिए जरा इलेक्ट्रॉन्स बनाइए। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? नाइट्रोजन के पास क्या है? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो नाइट्रोजन है ये नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ क्या बना देगा? डबल बॉन्ड बना देगा। जब ये नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये तो फुलफिल हो गया। अब आपको यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे बना सकते हो डबल बॉन्ड। आप कहो कि मैम जो वहां पे डबल बॉन्ड बन रहा था नाइट्रोजन के, वही 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनवाओ। ये देखिए आप कह सकते हो ना कि मैम यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड बनवा दो, ये वाला बनवा दो डबल बॉन्ड। लेकिन अगर आपने ये डबल बॉन्ड बनवाया तो आप इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जरा कैलकुलेट कर लो कितने हो गए। भाई आपने वहां पे डबल बॉन्ड बनवा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, और आप बहुत खुश हो ये करके, क्योंकि आप कह रहे हो मैम इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो आप बहुत खुश हो ये करके। बट मैं कह रही हूँ कि आप इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट तो करो कितने हो गए। आपने काम करवाया, बट अब बीच वाले नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? तो इसके पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या नाइट्रोजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बट क्या नाइट्रोजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स बेटा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है नाइट्रोजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाए? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s2 2p6। इसके पास 2s है और 2p है। 3s3p थर्ड शेल तो है ही नहीं इसके पास तो सिर्फ सेकंड शेल है। और सेकंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2s2 और 2p6। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 2s में आ सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स
p में आ सकते हैं और इधर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8। भाई जब नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 2s है और 2p है तो उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 8 आ सकते हैं ना, 2s में चले जाएंगे, 6p में चले जाएंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आ सकते। तो अगर आप कह रहे हो कि भाई नाइट्रोजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो ये चीज तो गलत हो गई, ये सिस्टम तो हमारा अनस्टेबल हो गया, ये सिस्टम तो नहीं बन सकता क्योंकि नाइट्रोजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स तो आ ही नहीं सकते। तो मैम फिर क्या करें? तो फिर जो है आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनवाना है। ये जो आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनवाया है ये आपने की है गलती, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, ये वाला डबल बॉन्ड आपको डिलीट करना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्यों मैम ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे करें क्या कि सारी चीज़ जो है हमारी स्टेबल हो जाए, हमारा सारा सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाए, उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए बेटा जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो आप 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाओ ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास। और एक नेगेटिव चार्ज आप लगवा दो ऑक्सीजन पे। नेगेटिव चार्ज जब ऑक्सीजन पे आएगा तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऑक्सीजन पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज लगा रही हूँ तो ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव चार्ज के कारण। ये वाला जो मैंने ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन मैं दिखा रही हूँ ना, ये नेगेटिव चार्ज के कारण आया है। और नाइट्रोजन के पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो है ही, ये लाल में जो दिखा रही हूँ मैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ। तो अब देखिए ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उस ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन थे ही, तो सबके पास मोटा मोटी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये हमारा हो जाता है नाइट्रोजन का NO2 माइनस का स्ट्रक्चर। ये हमारा है Cn माइनस आयन का स्ट्रक्चर ऊपर वाला, और नीचे वाला बेटा हमारा है NO2 माइनस आयन का स्ट्रक्चर। अभी तो मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर समझाया है, अभी मैंने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेंगे वो नहीं समझाया, अभी मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझाया है। तो हुआ क्या है यहाँ पे कि मेरे पास एक जो है वो Cn माइनस आयन है, एक मेरे पास बेटा NO2 माइनस आयन है, और दोनों मेरे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि यहाँ पे कार्बन या नाइट्रोजन दोनों में से कहीं पे भी अटैक हो सकता है। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कहीं पे भी कहीं से भी अटैक हो सकता है क्योंकि दोनों के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बोथ आर हैविंग व्हाट, बोथ आर हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वहां पे कार्बन और नाइट्रोजन। बात सही है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हमें समझ में आता है। ठीक है मैम, इतना हम समझ गए हैं कि ये दोनों के दोनों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं, ये दोनों के दोनों जो है अलग अलग साइड से अटैक कर सकते हैं। अब इसका क्या करें, इसका इससे क्या रेलेवेंस है? तो बेटा इसका इससे ये रेलेवेंस है कि हमारे एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम गिवन है इनफैक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि भाई अगर मेरा कोई अल्काइल हैलाइड है वो AgCN के साथ रिएक्ट करता है, सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करता है, और पोटेशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करता है KCN। ठीक है, तो हमारे पास जो है AgCN है, हमारे पास KCN, पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड भी इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और AgCN के साथ रिएक्ट कर रहा है, अल्काइल हैलाइड जो है वो पोटेशियम KCN के साथ जो है हमारा रिएक्ट कर रहा है। तो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो हमारा मेजर प्रोडक्ट आया है पहले वाले में, तो हमारा पहले वाले का जो मेजर प्रोडक्ट आया है वो आया है R, यहाँ पे हमारा आया है RNC, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट आया है, और यहाँ पे जो हमारा मेजर प्रोडक्ट आया है वो आया है RCN। साथ में जो साइड प्रोडक्ट बनेगा AgX और यहाँ पे KX बनेगा, उसको भूल जाओ, वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट आया है एल्काइल आइसो, क्योंकि नाइट्रोजन से कनेक्टिविटी है तो ये आया है एल्काइल आइसो नाइट्राइड, और यहाँ पे जो मेरा मेजर प्रोडक्ट आया है दैट इज एल्काइल नाइट्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मेजर प्रोडक्ट आया है एल्काइल नाइट्राइड क्योंकि यहाँ पे मेरा CN ग्रुप आया है, और ऊपर में जो मेरा मेजर प्रोडक्ट आया है दैट इज एल्काइल आइसोनाइट्राइड, यानी कि मेरे पास ये आया है। ठीक है, ये मेरा जो है वो मेजर प्रोडक्ट आया है इस केस में। अब पॉइंट ये है कि यार आपके पास अलग प्रोडक्ट क्यों आ रहे हैं, मतलब AgCN और KCN में क्या कोई अलग चीज है? Why we are getting different products over here? इन दोनों में डिफरेंस ऐसा क्या आया कि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट आ गया?
तो हमारे पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट इसलिए आया है क्योंकि इन दोनों के ना नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप AgCN की बात करते हो ना तो AgCN के अंदर बहुत ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर है। मैम कोवलेंट करेक्टर कैसे आया? मैम कोवलेंट करेक्टर कैसे आया ये तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। आराम से सुनिए, शांति से सुनिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए इधर अलग प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, रीजन क्या है इसका? इसमें अलग प्रोडक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो AgCN है ना, AgCN में है Ag प्लस आयन, और Ag प्लस आयन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, आपने डी ब्लॉक तो पढ़ा है बेटा, Ag प्लस आयन की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे, सिल्वर अच्छा किसके नीचे आता है ये बोलो, सिल्वर जो है वो किसके नीचे आता है बोलो? आपने पढ़ा है डी ब्लॉक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, राइट? तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, याद है आपको? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यानी कि ये किस फैमिली में आता है हमारा? जिंक से पहले आता है। यानी कि अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है S1D10। तो अगर मैं यहाँ पे Ag प्लस लिख रही हूं तो ये S1 तो चला गया, S1 तो चला गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल इसकी क्या रह गई? D10 रह गई भाई। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है S1D10। अब आप सिल्वर +1 बना रहे हो तो S1 तो चला गया, क्या रह गया? D10। अब ये जो D10 की कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, इसको हम बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, इससे हमारा जो Z इफेक्टिव होता है, बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए हमें पता है कि जो D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर पुअर शील्डर्स, हमें ये पता है DF इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर शील्डर्स। और क्योंकि ये पुअर शील्डर्स हैं, क्योंकि ये पुअर शील्डर्स हैं, इस वजह से क्या होता है, इनका Z इफेक्टिव हो जाता है हाई। और क्योंकि इनका Z इफेक्टिव हो जाता है हाई, भाई अगर मैं अच्छी शील्डर नहीं हूं तो न्यूक्लियस का Z इफेक्टिव हो जाएगा हाई। और क्योंकि न्यूक्लियस का Z इफेक्टिव हाई हो जाएगा, यानी कि इस कैटायन की, आपको फजांस रूल याद है, अगर Z इफेक्टिव हाई हो जाता है तो कैटायन की क्या हो जाती है? पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन ऑफ Ag प्लस वुड इंक्रीज। आज समझ में आ रहा है कि इतनी छोटी हाइट के कितने नुकसान हैं। पूरी गर्दन दर्द हो गई मेरी लिख लिख कर। Ag प्लस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई जो D10 है वो क्या है? पुअर शील्डर है। और क्योंकि D10 जो है हमारे पुअर शील्डर है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? Z इफेक्टिव की वैल्यू हाई हो जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ जाएगा। और क्योंकि हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, Ag प्लस की पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। और क्योंकि Ag प्लस की पोलराइजिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा कोवलेंट करेक्टर हमारा कोवलेंट करेक्टर ऑफ आपका AgCN जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो ये क्या है ना बेटा, कहीं ना कहीं ये आपका क्लास 11th से ना रिलेटेड है। अब अगर हमें पोलराइजिंग पावर नहीं पता, अगर हमें फजांस रूल की मतलब डेफिनेशन याद नहीं है, तो फिर हमारे लिए ये वाली डेफिनेशन करना मुश्किल है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि 1 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज करके ना फजांस रूल को जरूर देखें, क्योंकि फजांस रूल में हमें क्या कहता था, चलो मैं आपको याद दिला देती हूँ। वो कहता था कि कैटायन जितना छोटा होगा और एनायन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा। फजांस रूल क्या कहता था कि कैटायन को छोटा रखिए, कैटायन जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और एनायन जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। कैटायन छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर, यानी कि एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर बहुत ज्यादा होगी, और एनायन बड़ा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की पावर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज करने की पावर ज्यादा होगी।
तो कैटायन का हमें छोटा चाहिए, हमें एनायन बड़ा चाहिए अगर हमें कोवेलेंट कैरेक्टर को अच्छा खासा रखना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। और D10 कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमारे पास स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इनर्ट गैस होती है कि हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो होती है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो है, D10 मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल तो है लेकिन वो 8 इलेक्ट्रॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए सूडो यानी कि झूठी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स इनर्ट गैस, मतलब स्टेबल हो गया वो चीज बहुत ज्यादा, क्योंकि D10 हो गया तो स्टेबल हो गया, लेकिन ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी है वो जो हमारी ये आर्गन जेनॉन इन सब की कॉन्फ़िगरेशन होती थी, समझ रहे हो। तो ये झूठी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि D10 कॉन्फ़िगरेशन। ये इनर्ट गैस नहीं है बट इनर्ट गैस जितनी स्टेबल है क्योंकि D10 है, तो इसलिए इसको कहते हैं झूठी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जैसे हमारा D10 कॉन्फ़िगरेशन आया है और D10 वाले इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, पुअर शील्डर होते हैं, तो इन्होंने Z इफेक्टिव बढ़ा दिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, मतलब न्यूक्लियस ने कैटायन को क्या कर दिया, और ज्यादा छोटा कर दिया, उसने बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींच लिए और ज्यादा, कैटायन को और ज्यादा छोटा कर दिया, और कैटायन को छोटा करने की वजह से Ag+ की पोलराइजिंग पावर क्या हो गई, बढ़ गई। सिल्वर आयंस की पोलराइजिंग पावर हमारी बढ़ी तो AgCN में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या कर गया बेटा, हमारा इंक्रीज कर गया। और क्योंकि AgCN में कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर गया, इसलिए हमारा ये वाला जो बीच वाला बॉन्ड है ये क्या हो गया, कोवेलेंट नेचर का हो गया। और क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर का हो गया, इसलिए जो हमारा अटैक हो रहा है वो किसकी साइड से अटैक हो रहा है, अब नाइट्रोजन की साइड से अटैक हो रहा है। दिस इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल नाउ, दिस इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। और क्योंकि ये मेरा एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो अभी जो मेरा अटैक हो रहा है वो किसकी साइड से हो रहा है, वो नाइट्रोजन की साइड से हो रहा है। नाइट्रोजन इज फ्री टू अटैक, नाइट्रोजन जो है, ओनली नाइट्रोजन इज फ्री टू अटैक, ओनली नाइट्रोजन एटम इज फ्री टू अटैक, यही है फ्री टू अटैक। और क्योंकि यही बस मेरा फ्री टू अटैक है तो नाइट्रोजन की तरफ से ये अटैक हो रहा है, कार्बन तो फ्री टू अटैक है ही नहीं क्योंकि ये क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। भाई अगर तो आयनिक होता तो ये सेपरेट हो जाता, भाई अगर आयनिक होता तो ये हो जाता Ag+ और Cn- आयन, तो फिर हमारा कार्बन नाइट्रोजन दोनों से अटैक हो सकता था। बट यहाँ पे क्या है कि मेरा बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है इसका नेचर मेरा क्या है, कोवेलेंट नेचर है। और क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो कार्बन तो बंध गया सिल्वर के साथ, कार्बन तो फ्री टू अटैक है ही नहीं। कौन फ्री टू अटैक है, नाइट्रोजन फ्री टू अटैक है। तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे अटैक किया है, कार्बन के साथ तो अटैक हो ही नहीं सकता था, इसलिए वहां पे जो है ये जो कंपाउंड आपका बना है एल्काइल आइसोनाइट्राइड बना है। लेकिन अगर आप KCN की बात करते हो तो KCN में तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आयोनिक नेचर का है, ये तो आपका आयोनिक नेचर का है। और क्योंकि ये आयोनिक नेचर का है तो इसमें तो आपका K+ और Cn- आयन ऐसे प्रेजेंट है, ये KCN है, यहाँ पे आपका K+ आयन प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका Cn- आयन प्रेजेंट है। अब कार्बन और नाइट्रोजन कहीं से भी अटैक पॉसिबल है, बोथ साइड अटैक इज पॉसिबल, बोथ साइड अटैक इज पॉसिबल, दोनों साइड का अटैक पॉसिबल है। और क्योंकि दोनों साइड का अटैक जो है वो हमारा पॉसिबल है, इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस हिसाब से बनेगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा बन रहा है। अब भाई अटैक जो है वो कार्बन से भी हो सकता है, अटैक नाइट्रोजन से भी हो सकता है, नाइट्रोजन से अटैक हो या कार्बन से अटैक हो, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि हमारा बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे तो अटैक कार्बन से भी हो सकता है, यहाँ पे अटैक नाइट्रोजन से भी हो सकता है, बट क्योंकि हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है इसलिए प्रेफरेबली अटैक जो है वो कहां से होगा, कार्बन से होगा। दिस इज अ प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक, इट इज अ प्रेफर्ड साइड ऑफ अटैक। साइट नहीं, साइड लिखो, क्योंकि साइट का मतलब होता है इस पे अटैक हो रहा है, साइड ऑफ अटैक,
यहां से प्रेफर्ड अटैक होगा. वाई? बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड. एज कार्बन कार्बन बॉन्ड is stronger than carbon nitrogen bond, is stronger than carbon nitrogen bond. ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, इसलिए दिस वुड बी माई प्रेफर्ड साइट ऑफ अटैक. कार्बन कार्बन नाइट्रोजन तो अटैकिंग साइट हमारी अच्छी होगी नहीं, इसलिए हमारा यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मेजर बन रहा है, ये वाला जो है प्रोडक्ट मेजर बन रहा है. और ऊपर जो है यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट मेजर बन रहा है. रीजन समझ में आया है? क्योंकि ऊपर कार्बन से अटैक होने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर था. अब यहाँ पे जो आयनिक कैरेक्टर है तो कार्बन से भी अटैक हो सकता है, नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है. तो कहाँ से अटैक होगा? तो अटैक बेटा हमारा कहाँ से होगा? फिर कार्बन से होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. तो इसमें ये वाली चीज है, मतलब यहाँ पे आपको अगर फजांस रूल आता है ना, देन यू आर सॉर्टेड, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर वो आपको नाइट्रो और नाइट्राइल वाला भी अपने आप समझ में आ जाएगा. जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि मेरे पास, अब ये देखिए कि अगर मेरे पास ये अल्काइल हैलाइड है और मैं इसके साथ यूज कर रही हूँ, मान लीजिए मैं आपके इसके साथ यूज कर रही हूँ AgNO2. ठीक है, यहाँ पे मैं ये यूज कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अल्काइल हैलाइड के साथ जो है वो यूज कर रही हूँ KNO2. तो यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? तो बिल्कुल सेम केस है. अब यहाँ पे देखिए AgNO2 का मतलब क्या है, ये बॉन्ड कैसे बना हुआ है? AgNO2 का मतलब ये है AgNO2. ठीक है, ये आपका AgNO2 है और KNO2 आपका ऐसे रहता है. तो AgNO2 में मतलब यहाँ पे क्या है? आपका कोवेलेंट कैरेक्टर है. यहाँ पे क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर है. दिस इज Ag प्लस. तो Ag प्लस में क्या हो जाएगा? आपका कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा. इट इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल. कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो जाएगा. इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा खासा है. और क्योंकि यहाँ पे हमारा कोवेलेंट मॉलिक्यूल है इसलिए ऑक्सीजन इज नॉट फ्री टू अटैक. ये वाला ऑक्सीजन जो है दैट इज नॉट फ्री टू अटैक. तो फ्री टू अटैक कौन है? फिर नाइट्रोजन ही है. दिस इज नॉट फ्री टू अटैक. दिस इज नॉट फ्री टू अटैक. और क्योंकि ये फ्री टू अटैक नहीं है तो हमारा नाइट्रोजन ही अटैक करेगा, ऑक्सीजन तो नहीं अटैक करेगा. और क्योंकि नाइट्रोजन ही अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा. R यहाँ पे हमारा हो जाएगा N. नाइट्रोजन से ही अटैक हो सकता है, ऑक्सीजन से तो हो नहीं सकता. डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमारा ये देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है कंपाउंड बन जाएगा. बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने क्यों दिखाया है आप उसकी भी मतलब समझ लीजिए. कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाने का मतलब है कि अगर मुझे इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करना है, बेसिकली अगर मुझे इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट को फुलफिल करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मेरे को यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भेजने पड़ेंगे. 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, ये आया मेरा 7 8. देखिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 और ये आया हमारा 7 8. हर एटम का ऑक्टेट मेरा कंप्लीट हो रहा है. इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इस नाइट्रोजन पे. ठीक है, तो ये मेरा जो है सारे के सारे मेरा ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है वो मेरा कंप्लीट, सारे के सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका सब मेरा जो है वो कंप्लीट हो रहा है. और ये इस तरीके के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ही एटम डोनेट करता है उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, तो ये मेरा बन गया नाइट्रो एल्केन. यहाँ पे मेरा क्या बन गया बेटा? नाइट्रो एल्केन. ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? देखिए ये K प्लस है, ये NO2 माइनस है. अब ये जो है मेरा क्या है? आयनिक कंपाउंड है. तो यहाँ पे नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है, ऑक्सीजन से भी अटैक हो सकता है. सो बोथ
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन अटैक, बिल्कुल लास्ट वाले जैसा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन अटैक एंड ऑक्सीजन कैन अटैक। और क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम जो है वो हमारे अटैक कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखिए हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो कहां से बनेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अटैक कर रहे हैं, तो हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किससे बनता है, ऑक्सीजन से बनता है। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन से बनता है, तो मेरा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि ऑक्सीजन से मेरा प्रेफरेबली अटैक होगा, बिकॉज मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो किसके साथ बनता है, फिर ऑक्सीजन के साथ बनता है। बात समझ में आ रही है सबको? तो बेसिकली यहाँ पे मेरा इस मॉलिक्यूल में हो रहा है कोवेलेंट नेचर, तो कोवेलेंट नेचर के कारण सिर्फ नाइट्रोजन से ही अटैक हो रहा है, बट इसमें आयनिक नेचर है, तो ये वाला ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है। भाई यही वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा ना, तो ये वाला ऑक्सीजन तो बंधा हुआ है सिल्वर से, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन फ्री है, तो इस वाले ऑक्सीजन ने अटैक कर लिया, बिकॉज इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ पे लिख दीजिए कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड is a stronger bond, ये एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है हमारा। तो इस वजह से हमारा प्रेफरेबली अटैक कहां से होगा बेटा, ऑक्सीजन से होगा। बात समझ में आई सबको? तो ये वाले जो हमारे क्वेश्चंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा AgCN और KCN के साथ अटैक और AgNO2 और KNO2 के साथ अटैक। ठीक है, ये वाला हमारा रह गया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, बाकी तो हमने सब कर लिया था, बस हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल रह गया था। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे बेटा रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद मेटल, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में मेटल में सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। सबसे पहले रिएक्शन इन मैग्नीशियम प्लस ड्राई ईथर, रिएक्शन विद मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर, इन मत लिखिए, रिएक्शन विद, अरे भाई, रिएक्शन विद मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होता है कि अगर मेरे पास ये अल्काइल हैलाइड है, RX है, आपने इसके अंदर डाला है मैग्नीशियम और आपने जो सॉल्वेंट लिया है यहाँ पे वो लिया है ड्राई ईथर। कौन सा सॉल्वेंट लिया है, ड्राई ईथर। तो होता क्या है कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम हमें क्या दे देगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे देगा, RMgX। क्या दे देगा बेटा, ये हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे देगा, RMgX। आपको याद होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे होता है, ये मैं आपको मैकेनिज्म भी इसका थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहता है, एक्चुअली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये जो मैग्नीशियम है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये बनाता है मैग्नीशियम 2+, और साथ में ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है। और ये जो मेरा एल्काइल हैलाइड होता है ये मेरा होमोलिटिक फ्यूजन करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, तो मेरे पास आ जाता है R रेडिकल और साथ में आ जाता है X रेडिकल। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर निकले हैं ना मैग्नीशियम के, इन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जाता है। जो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एल्काइल के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, हैलाइड के पास, मतलब R रेडिकल के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो X रेडिकल के पास चला गया, और मेरे पास क्या आ जाता है, देखिए मेरे पास जो ओवरऑल मेरा कंपाउंड बन जाता है, तो मैग्नीशियम जो है वो बना Mg2+, और इसका एक इलेक्ट्रॉन R के पास, एक इलेक्ट्रॉन X के पास। ये एक टेंटेटिव मैकेनिज्म है, ये ऐसा पूरा प्रॉपर ऐसा होता है ये नहीं जरूरी है, ये एक टेंटेटिव मैकेनिज्म है बस, कि हाँ ऐसा हो सकता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया, ये X का रेडिकल है, ये R का रेडिकल है, तो ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं, यहाँ पे ये R, ये Mg और ये X। तो ये टेंटेटिव मैकेनिज्म है कि ऐसा हो सकता है कि मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन, R का रेडिकल, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये रेडिकल कंबाइन किया, इलेक्ट्रॉन रेडिकल कंबाइन किया, तो और हमारा क्या बन गया, RMgX बन गया। दिस इज अ टेंटेटिव रिएक्शन दैट कैन हैपन। तो इस जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ये, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपने क्लास 11th में ये पढ़ रखा है। दिस इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दिस इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कि हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रुप भी है
है ना, ऑर्गेनिक ग्रुप भी है R वाला, और हमारे पास मेटालिक ग्रुप भी है मैग्नीशियम वाला। तो दिस इज एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट है ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3Cl, मैंने कहा कि यहाँ पे है मेरे पास CH3Cl, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ। इस CH3Cl में मैंने डाला मैग्नीशियम, और इस मैग्नीशियम में इस पूरे रिएक्शन को मैं किस में कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर। और जब मैंने इस रिएक्शन को ड्राई ईथर में किया तो मेरे पास आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि है CH3MgCl, CH3MgCl। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका ऑर्गेनिक ग्रुप है, और जो आपका ऑर्गेनो ग्रुप है दैट इज CH3, और जो मेटालिक ग्रुप है दैट इज मैग्नीशियम। और ये जो हमारा ऑर्गेनिक ग्रुप है इसमें, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम है तो उसमें तो आएगा पार्शियल पॉजिटिव पोलैरिटी। अगर मैं पोलैरिटी की बात करूं तो मेटल जो है वो तो पॉजिटिव चार्ज रखेगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और ये जो हमारा ऑर्गेनिक ग्रुप है इसके पास आता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी मैं बना देती हूँ, मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। हैलोजन के ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं रखना है, हम ना अलग अलग एंटिटीज कंसीडर करते हैं, यानी कि मैग्नीशियम और हैलोजन को एक एंटिटी कंसीडर करेंगे पॉजिटिव चार्ज वाली, और ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है या अराइल ग्रुप जो भी, मतलब हमारा आर ग्रुप जो भी है, इसको हम नेगेटिव एंटिटी कंसीडर करेंगे, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और मैग्नीशियम वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। वो मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज रखेगा आर, नॉन मेटल है तो नेगेटिव चार्ज रखेगा, मोटा मोटी यही बात होती है। तो मेरे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, अगर वो मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, बट आपकी मैम ने क्लास या सर ने क्लास 11th में भी बताया होगा कि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वो जो ऐश्वर्या राय कहते हैं ना, ऐश्वर्या राय मैम क्या कहते हैं, 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन। तो आपको कोई भी कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द वन ऑफ द बेस्ट रिएजेंट दैट इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन पर्पस। तो इसको तो बेटा आप वो कहते हैं ना घोल के पी जाना, वो वाली चीज है ये। आप किसी भी समस्या में फंसोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट। मैम इसमें हम ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन भी स्कूल में आता है, मैम व्हाई वी आर यूजिंग ईथर इन ड्राई कंडीशन। तो सबसे पहले तो ड्राई का मतलब समझ लो, ड्राई का मतलब है कि हमें यहाँ पे पानी नहीं चाहिए। क्यों मैम, पानी से क्या हो जाएगा, पानी से ऐसा क्या हो जाएगा, तो पानी से बेटा अगर आप पानी यूज करते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा कि आपका जो भी एल्काइल हैलाइड है RMgX, आपका जो भी एल्काइल हैलाइड है, जब वो पानी के, एल्काइल हैलाइड नहीं, जो भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, पानी में क्या है H+ आयन एंड OH- आयन है, दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट, दिस इज मेड अप ऑफ H+ आयन एंड दिस इज मेड अप ऑफ OH- आयन। तो पानी में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो ये जो R- है, मतलब जो एल्काइल ग्रुप है या अराइल ग्रुप है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, वो H+ के साथ कनेक्ट करेगा। वो क्या करेगा, H+ के साथ कनेक्ट करेगा, और क्योंकि वो H+ के साथ कनेक्ट कर रहा है तो ये देखिए ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे एल्केन। बेसिकली जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। R- जो है वो H+ के साथ कनेक्ट करेगा, और ये जो आपका नेगेटिव साइट है, वो जो आपका है MgX, वो किसके साथ कनेक्ट करेगा, वो कनेक्ट करेगा, वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर जाएगा, यानी कि OH के साथ कनेक्ट कर जाएगा। तो यानी कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खराब हो जाएगा। इससे जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टोर भी करते हैं ना, तो हम उसको बहुत अच्छे से स्टोर करते हैं कि उसके अंदर हल्का सा भी मॉइस्चर ना जाए। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वुड गेट, यहाँ पे मॉइस्चर लिख लो, इन प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वुड बी स्पॉइल्ड, मतलब पूरा का पूरा खराब हो जाएगा आपका। जैसे कि आपने कहा कि मैम मेरे पास ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ मैग्नीशियम है और इसके साथ Cl है,
और मैंने इसको थोड़ा मॉइस्चर में रखा है, तो मैम क्या ये खराब हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि आपका ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें आपके मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव पोलैरिटी है और इसके पास नेगेटिव पोलैरिटी है, तो ये नेगेटिव वाला जो है वो तो H+ आयन को एक्सेप्ट करके बेंजीन रिंग बना देगा, वो H+ आयन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा? बेंजीन रिंग बना देगा इस तरीके से। और वो जो MgCl है वो OH को कनेक्ट करेगा, OH के साथ कनेक्ट करेगा और OH के साथ कनेक्ट करके ये बना देगा। बात समझ रहे हो मेरी? यहाँ पे मेरे पास बेंजीन रिंग, मतलब बेसिकली जो मैंने अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चूज किया था वो तो सारा का सारा क्या हो गया? खराब हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरा क्या हो गया? पूरा का पूरा खराब हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे भी जो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चूज किया था वो खत्म हो गया। इसीलिए हम जो है ड्राई कंडीशन चाहते हैं। Why dry conditions are required for preparation of Grignard reagent? और मेरी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, शायद मैं बहुत थकी हुई हूँ। So why dry conditions are required? Why dry conditions are required for the formation of Grignard reagent? Dry conditions are required for Grignard reagent. Are required for Grignard reagent. For Grignard reagent को मैं लिख रही हूँ GR, ठीक है? तो ये रीजन है कि क्यों हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए ड्राई कंडीशन चाहिए। मैम ड्राई कंडीशन तक हमें समझ में आता है, अब हमें ये भी बताइए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए ईथर क्यों चाहिए? ड्राई कंडीशन तो समझ में आ गया, लेकिन ये बताओ कि सॉल्वेंट हमें एज अ सॉल्वेंट हमें ईथर क्यों चाहिए? तो एज अ सॉल्वेंट हमें ईथर इसलिए चाहिए बेटा क्योंकि ये ईथर क्या करता है ना, ईथर का एक काम होता है कि ये इस ग्रिग्नार्ड रीजन को सॉल्वेट करता है। सॉल्वेट मतलब इसको स्टेबलाइज करता है। ऐसे ही अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजन लिखोगे ना तो ये बड़ा अनस्टेबल है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्वेंट में रखोगे, ईथर में रखोगे, तो ये इसको क्या करेगा? बांध के रखेगा। ईथर स्टेबलाइजेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ईथर stabilizes Grignard reagent. Grignard reagent, ठीक है? ये क्या करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबलाइज करता है। कैसे मैम? तो बेटा ये जो आपका RMgX है, यहाँ पे आपका है पॉजिटिव, यहाँ पे आपका है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है आपका नेगेटिव चार्ज, तो ईथर क्या करेगा ना, यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा इस तरीके से अपना ऑक्सीजन लेकर। ये अपना ऑक्सीजन लेकर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये देखिए इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज जो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये एज अ सॉल्वेंट जो है इसके आसपास आके खड़ा हो जाएगा और ये इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। और क्योंकि ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है इसलिए हमारा ईथर जो है वो स्टेबल रहेगा, अपनी पूरी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा। मैम ईथर ही क्यों, कोई और सॉल्वेंट यूज कर लेते? भाई ऑक्सीजन तो वाटर में भी होता है, वो वाटर यूज कर लेते। ऑक्सीजन तो अल्कोहल में होता है, अल्कोहल यूज कर लेते। तो और कोई आप प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? इसका आंसर आप दीजिए, अभी मैंने समझाया है। वी कैन नॉट यूज एनी अदर प्रोटिक सॉल्वेंट, वी कैन नॉट यूज any other protic solvent, any other protic solvent like water। हम यहाँ पे water नहीं यूज कर सकते, हम यहाँ पे अल्कोहल नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसके पास तो एसिडिक H है। इट वुड डिस्ट्रॉय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट वुड रिएक्ट एंड डिस्ट्रॉय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी बताया ना पानी के साथ क्या होता है, मॉइस्चर के साथ क्या होता है? इट वुड रिएक्ट एंड डिस्ट्रॉय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है मैम, ये नहीं यूज कर सकते, समझ में आ गया। आप नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर लो, आप कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर लो, उसमें तो नहीं होता ना H+ आयन। ईथर ही क्यों यूज कर रहे हो? तो नॉन पोलर सॉल्वेंट इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये घुलेगा ही नहीं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। कैसे घुलेगा? यहाँ पे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसके लिए तो आपको पोलर सॉल्वेंट चाहिए। तो पोलर सॉल्वेंट हम ईथर यूज करते हैं, नॉन पोलर नहीं यूज कर सकते क्योंकि सॉल्यूबल नहीं होगा। प्रोटिक इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि H+ आयन जिसमें है उसके साथ रिएक्ट कर देगा, अभी बताया था। पानी
मॉइस्चर में क्या होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं बेटा, ईथर यूज़ करते हैं। तो बात समझ में आई है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी आपको। यहाँ पे हमने लिखा क्यों नहीं ड्राई, अच्छा ये नहीं, ये वाला है ना, यहाँ पे हमने लिखा है ये ड्राई ईथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। दूसरा हमारा यहाँ रिएक्शन कौन सा हो जाता है, ये तो पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा हमारा यहाँ रिएक्शन हो जाता है वुड्स रिएक्शन। आप सब लोगों को याद होगा वुड्स रिएक्शन क्या होता है, याद है कि नहीं है, पढ़ा है तुमने क्लास 11th में। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर के साथ जब रिएक्शन होता है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि हम अपना एल्काइल हैलाइड लेते हैं और एल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी कि हमने 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लिए, हमने इसको जो है 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट कराया और ड्राई ईथर में ये रिएक्ट करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी मॉइस्चर लोगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है बेटा, वॉलेंट रिएक्शन होता है उनका। तो अगर आपने यहाँ पे ड्राई कंडीशन नहीं ली है तो आपका काम खराब हो जाएगा, इसलिए आपको ड्राई ईथर यहाँ पे लेना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपके 2 मोल्स ऑफ RX लिए हैं आपने, तो ये 2 मोल्स ऑफ RX जो है वो कंबाइन करेंगे इस तरीके से, इसको आप 2 सोडियम को बीच में रख लो। ये आपने क्लास 11th में कर रखा है रिएक्शन, और सबका आई थिंक ये फेवरेट रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होता इसका भी मैकेनिज्म ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे ये हमारा निकल जाता है और हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए हमारे पास आ जाता है RR, मतलब बेसिकली हमारे पास एल्केन आ जाता है और हमारे पास आ जाता है 2 सोडियम हैलाइड। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये डाइमर बन जाता है, बेसिकली एल्केन ये हमारा बन जाता है डाइमर। बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे यूज किया है 2 मोल ऑफ CH3 CH2Cl और इसमें आपने यूज कर लिया 2 मोल ऑफ सोडियम, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हमारा आएगा CH3 CH2 CH2 CH3 और साथ में हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या आएगा, 2 मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो बन जाएगा, डाइमर बन जाएगा एक तरीके से, जो भी आपने एल्काइल हैलाइड लिया है उसका डाइमर बन जाएगा, दिस वुड बी अ डाइमर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रिएक्शन है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है मैम इसकी, तो इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर आप यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन क्या है, लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन वो ये है बेटा कि अगर मैंने यहाँ पे जो है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज कर लिया, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज किया है अगर मैंने इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन होके एल्कीन बन जाता है। इंस्टेड ऑफ मेरा डाइमर बने यहाँ पे मेरा क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। मैम मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे लिया ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इस तरीके से, ठीक है, और मैंने इसके अंदर सोडियम यूज किया, तो यहाँ पे ये सोडियम जो है वो किसकी तरीके से एक्ट करने लग जाता है, बेस की तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, राइट। ये बेस की तरीके, आपको पता है जहां पे भी क्राउडिंग होती है वहां पे क्या होता है, बेस बनने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, वहां पे एलिमिनेशन होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये सोडियम जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, हमें याद है ना एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी बताया था मैंने कुछ दिन पहले आपको। ये एक बेस की तरीके से एक्ट करता है और यहाँ पे ये मेरी E2 एलिमिनेशन हो रही है, आप देख पा रहे होगे ये E2 एलिमिनेशन हो रही है, और E2 एलिमिनेशन के कारण यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है बेटा, एल्कीन बन रहा है, यानी कि जो बनना चाहिए वो नहीं बनता है, एल्कीन बन जाता है। और अगर आपके पास चॉइस होगी तो आप हमेशा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएंगे। यहाँ पे एल्कीन बनेगा अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, एल्कीन बनेगा अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। यहाँ पे तो सारे एल्कीन एक जैसे बन रहे थे, चाहे आप ये भाई ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो ये तीनों बीटा एक जैसे थे, तो यहाँ पे मेरे पास चॉइस नहीं थी। लेकिन अगर मेरे पास चॉइस होती तो मुझे एल्कीन कौन सा बनाना था, मुझे मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाना था। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, आपको एल्कीन जो बनाना है दैट यू हैव टू फॉर्म अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। तो आपको
क्या लिखूं, मेजर एल्कीन अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, मेजर एल्कीन अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल ही बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये आपको बनाना है। बात आ रही है सबको समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पहली लिमिटेशन हो गई, दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वुड्स रिएक्शन। जो सेकेंड लिमिटेशन होती है वुड्स रिएक्शन की, वो कौन सी होती है, वो नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। सेकेंड लिमिटेशन वुड्स रिएक्शन की बेटा ये है कि आपको अगर आपको ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन चाहिए तो आपको वो अच्छा क्वालिटी में नहीं मिलेगा। हाई यील्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर, it is not possible to prepare, not possible to prepare alkane with odd number of carbon atom, alkanes with odd number of carbon atoms, with odd carbon atoms, number of carbons, odd number of carbons by Woods reaction, by Woods reaction। अगर आपको ये चाहिए कि यहाँ पे आपको एक आपको ऐसा कंपाउंड मिले जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी जैसे कि 3 कार्बन एटम हो, 5 कार्बन एटम हो, 6 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम हो, 7 कार्बन एटम हो, तो वो वाली चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी प्योर फॉर्म में। जैसे कि आपने कहा कि भाई मैं कंबाइन कर रही हूँ CH3Cl, साथ में मैं कंबाइन कर रही हूँ CH3CH2Cl, और इन दोनों को मैं कंबाइन कर रही हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और सोडियम, ऑफ कोर्स सोडियम के बिना तो काम होगा नहीं, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपका प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, तो प्रोडक्ट देखिए इस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पे एक तो ऐसा होगा ही ऑफ कोर्स कि आपका एक प्रोडक्ट जो आपका डिजायर्ड है वो तो मिलेगा ही कि यहाँ का CH3 और यहाँ का C2H5 कनेक्ट हो, ये वाला प्रोडक्ट तो आपका मिलेगा ही, CH3 CH2 CH3। एक प्रोडक्ट आपका जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो मिलेगा, यानी कि 2 कार्बन एटम और 1 कार्बन एटम। दूसरा प्रोडक्ट आपका कैसे मिलेगा कि ये दोनों CH3 आपस में कंबाइन किए, CH3 आपस में कंबाइन किए, मतलब CH3 और CH3, और दूसरा कौन सा मिलेगा CH3 CH2 आपस में कंबाइन किए। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आपको ये सिचुएशन यहाँ पे झेलनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास यहाँ पे R-Cl है और यहाँ पे मेरे पास R-Cl है और मैं सोडियम के साथ यहाँ पे रिएक्शन करा रही हूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मेरे को एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे मुझे मिलेगा R-R-R और R-R, ये मिक्सचर मिलेगा मुझे। ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ना, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, और आपको याद होगा आपने फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करी थी क्लास 11th में, तो उसमें भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, तो ये जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है ये लेस यील्ड में मिलेगा। इसकी जो यील्ड है, यील्ड मतलब होता है कि आपको कितना मिला वर्सेस आपने कितना लिया था, तो यहाँ पे आपको इसकी जो है लेस यील्ड मिलती है, कम अमाउंट में जो है आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। बात समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत बेटा? सब ठीक है? सब बढ़िया चल रहा है? तो ये वाली चीज है। तो बेटा मेरे हिसाब से, क्योंकि अब आई थिंक ये वाला लेक्चर जो है वो करीबन 50-55 मिनट का हो गया होगा, अगर मैं इसमें अराइल हलाइड कराऊंगी तो वो कम से कम 1.5 घंटा और चलेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे अराइल हलाइड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कराना चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे 1.5 घंटा चाहिए रहेगा। तो इस लेक्चर को मेरे हिसाब से हमें यहीं पे एंड करना चाहिए, एल्काइल हलाइड वाले लेक्चर को। अराइल हलाइड वाला स्टार्ट कराने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो जो टोटल लेक्चर है ना वो बन जाएगा फिर 3 घंटे का, है ना, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो आज जो है हम एल्काइल हलाइड ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है फिर हम करेंगे अराइल हलाइड की केमिकल रिएक्शन।
ठीक है बेटा, तो ये छोटू सा लेक्चर आज एल्काइल हैलाइड के लिए। ओके, तो देख लेती हूँ एल्काइल हैलाइड में कुछ बचा तो नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं सब कुछ हो ही गया है, कुछ ऐसा नहीं है जो बचा है। बाकी हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक आपकी क्लास जो है वो उसके लिए भी ले लूँ, कन्वर्जन्स के लिए भी ले लूँ, जो आपका फर्स्ट चैप्टर की कन्वर्जन्स है, क्योंकि कन्वर्जन्स में बच्चों को कई बार डिफिकल्टी होती है। ठीक है, वो आगे आने वाली बात है। तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा बेटा केमिकल रिएक्शंस ऑफ अराइल हैलाइड। ये था केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, और अराइल हैलाइड के बाद फिर हम वो कर लेंगे हमारा यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो 2 और लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।